जब हम मसूरी आए थे तो हमारा प्लान भी वही था जो ज्यादातर टूरिस्ट्स का होता है। मॉल रोड, कैफेज, व्यू पॉइंट्स और वो सारी जगहें जिनकी फोटोज आपने शायद पहले भी सैकड़ों बार देखी होंगी। लेकिन इस ट्रिप के आखिर में मसूरी की जो सबसे खूबसूरत याद हम अपने साथ लेकर लौटे वो थी एक ऐसी जगह जहाँ कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, जहाँ आकर महसूस हुआ कि शायद हम इसी वैकेशन की तलाश में थे। तो इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे मसूरी का वो साइड जो टूरिस्ट ब्रोशर्स में नहीं मिलता, भीड़ से दूर, शोर से दूर और शायद पहाड़ों को महसूस करने का सबसे खूबसूरत तरीका। एक सुबह हमने भी शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर निकलने का फैसला कर लिया और सुबह सुबह ही एक कैब लेकर लखनऊ रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे की थी और मेरे हिसाब से सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ने का सबसे मुश्किल हिस्सा पैकिंग या जर्नी नहीं होता। असल चैलेंज तो यह होता है कि या तो पूरी रात एक्साइटमेंट में नींद आती ही नहीं और अगर गलती से आ भी गई तो सुबह 3 बजे उस परफेक्ट नींद को छोड़कर बाहर निकलना किसी एडवेंचर से कम नहीं लगता। लेकिन शायद हर अच्छी यात्रा की शुरुआत थोड़ी सी नींद की कुर्बानी के साथ ही होती है और हम भी कुछ ऐसे ही नींद से भरी आंखों लेकिन एक्साइटमेंट से भरे दिल के साथ आखिरकार वंदे भारत ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। यहाँ से अगला पड़ाव था देहरादून और वहाँ से बाई रोड मसूरी। यात्रा अब सच में शुरू हो चुकी थी। वैसे इस ट्रिप के लिए हमने वीकडेज जानबूझकर चुने थे क्योंकि अगर आपने कभी वीकेंड्स पर पहाड़ों का रुख किया है तो आप जानते होंगे पहाड़ों से ज्यादा तो वहाँ भीड़ नजर आती है। सुबह सुबह ही चाय और ब्रेकफास्ट ट्रेन में मिल गए और शुरुआत के कुछ घंटों के लिए तो ऐसा लगा जैसे हमें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। लेकिन फिर जैसा हर लंबी ट्रेन जर्नी में होता है, एक पॉइंट के बाद एक्साइटमेंट और पेशेंस दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगे। फिर बस इंतजार रह गया कि देहरादून कब आएगा। हरिद्वार स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमें आखिरकार लंच भी सर्व कर दिया गया। अब ऑनेस्टली वंदे भारत का खाना कुछ ऐसा खास तो नहीं था कि इस ट्रिप की हाईलाइट बन सके, लेकिन एक चीज जिसने पूरे सफर में मुझे बार बार इम्प्रेस किया वह था इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी। लगभग हर स्टेशन बिल्कुल टाइम पर और आखिरकार करीब 8 घंटे बाद दोपहर के 1:40 पर हम देहरादून पहुंच चुके थे। लेकिन अभी कहानी शुरू नहीं थी क्योंकि देहरादून तो बस एक गेटवे था। मसूरी अभी लगभग 35 किलोमीटर दूर थी। ट्रेन से बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज जो महसूस हुई वह थी गर्मी और ऑनेस्टली यह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अक्सर लोग यह अज्यूम कर लेते हैं कि देहरादून भी ठंडा होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। गर्मियों में देहरादून सिटी का एरिया भी काफी गर्म हो सकता है और उस दोपहर हमें यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। स्टेशन से निकलकर हम मसूरी की तरफ बढ़ने लगे। शुरुआती कुछ किलोमीटर तक ट्रैफिक काफी स्लो था, लेकिन इसी बीच कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे एक बात जरूर महसूस हुई। देहरादून अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सिटी लग रहा था। शहर में एक अलग ही एनर्जी थी और ऐसा लग रहा था कि अगर कभी सिर्फ देहरादून एक्सप्लोर करने आए तो शायद बुरा एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल हमारा डेस्टिनेशन कुछ और था। जैसे जैसे देहरादून से बाहर निकलते गए ट्रैफिक कम होने लगा, बिल्डिंग्स पीछे छूटने लगी, रोड्स ने पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। यही वो मोमेंट था जब पहली बार फील हुआ कि हम सच में माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ड्राइवर ने भट्टा फॉल्स और मॉल रोड रुकने का सजेशन भी दिया और शुरुआत में हमें भी यह आइडिया काफी टेम्पटिंग लगा, लेकिन तब तक बच्चों की हालत देखकर समझ आ गया था कि साइट सीइंग का एक्साइटमेंट फिलहाल सिर्फ मुझ में ही बचा है। लंबी ट्रेन जर्नी, फिर रोड ट्रैवल और अब नींद से भरे चेहरे। ऐसे में एक टूरिस्ट स्पॉट से दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पे भागना सही नहीं लग रहा था। इसीलिए हमने फैसला किया कि फिलहाल हम अपने स्टे पर चलते हैं और शायद यह इस ट्रिप का एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ क्योंकि हमारा स्टे
मसूरी में नहीं, बल्कि उससे थोड़ा आगे सुवाखोली में था, भीड़, ट्रैफिक और टूरिस्ट रश से दूर। और जब तक हम वहां पहुंचे, मौसम पूरी तरह बदल चुका था। जिस गर्मी से अब तक हम काफी परेशान थे, उसका नामो निशान तक नहीं बचा था। हल्की बारिश हो चुकी थी, हवा ठंडी हो गई थी, और कार से बाहर निकलते ही वो पहाड़ी ठंडक महसूस हुई जिसके लिए हम इतने घंटे का सफर करके आए थे। लेकिन असली सरप्राइज अभी भी बाकी था। जैसे ही कॉटेज का दरवाजा खुला, दिल सच में खुश हो गया। सामने एक कोजी सा लिविंग एरिया, कंफर्टेबल बेडरूम्स और बालकनीज, जिससे चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। बच्चे भी इस पहाड़ों वाले घर को देखकर तुरंत एक्साइटेड हो गए। इस प्रॉपर्टी पर केयर टेकर और कुक भी मौजूद थे, जो कुकिंग करने के साथ साथ मार्केट से कोई सामान लाने तक में मदद करते रहे थे। सच कहूँ तो इस वैकेशन का पर्पस कभी भी हर टूरिस्ट स्पॉट्स को टिक करना नहीं था। हम बस कुछ दिन थोड़ा स्लो जीना चाहते थे, सुबह उठकर माउंटेन्स देखना चाहते थे और रोज की भागदौड़ से थोड़ी देर के लिए दूर जाना चाहते थे। और पहले ही शाम को लगने लगा था कि हमने शायद इसके लिए बिल्कुल सही जगह चुन ली है। धीरे धीरे पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगा, हवा और ठंडी हो गई, बच्चे आराम से खेल रहे थे और बाहर की खामोशी में एक अलग ही सुकून था। उस रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी कि पता ही नहीं चला कि कब आंख लगी और कब अगली सुबह हो गई। अगली सुबह उठे, चाय पी और सुबह नाश्ता करते करते ही हमने डिसाइड कर लिया कि आज मसूरी की यूजुअल क्राउडेड साइटसीइंग में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। बस यही एक फैसला पूरी ट्रिप का एक्सपीरियंस ही बदल देने वाला था। हमने केम्प्टी फॉल्स, गन हिल और मॉल रोड की भीड़ को छोड़कर मसूरी से आगे धनौल्टी और कानाताल की तरफ निकलने का फैसला किया, और यकीन मानिए यह इस पूरी ट्रिप का बेस्ट डिसीजन था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़कें और भी खूबसूरत होती गईं, भीड़ पीछे छूटती चली गई और हर अगले मोड़ पर ऐसे व्यूज मिलने लगे जिनके लिए हम इतनी दूर आए थे। धनौल्टी और कानाताल मसूरी से थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर बसे हुए छोटे छोटे हिल टाउन्स हैं। यहाँ भीड़ कम है और जिंदगी की रफ्तार भी थोड़ी स्लो है। लेकिन इन जगहों को एक्सप्लोर करने से पहले हमारी पहली डेस्टिनेशन थी सुरकंदा देवी मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ अपनी आस्था के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। सुरकंदा देवी 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। शायद इसी वजह से हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हमारे स्टे से यह मंदिर करीब 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन सच कहूँ डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत तो वहाँ पहुँचने का रास्ता लग रहा था। न ट्रैफिक, न हॉर्न, न शहर का शोर, बस घुमावदार पहाड़ी सड़कें, गहरी घाटियाँ, ठंडी हवा और जहाँ तक नजर जाए हरियाली ही हरियाली। 1 घंटे का सफर कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, और देखते ही देखते हम सुरकंदा देवी मंदिर के बेस पॉइंट पर पहुंच गए। वैसे यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से दूर तक हिमालय की दिखने वाले माउंटेन्स और उनके पीक्स इस जगह की खूबसूरती को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक करना पड़ता है। अगर आपके पास समय हो तो यह ट्रैक भी अपने आप में एक शानदार एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारे साथ बच्चे भी थे और दिन में काफी कुछ एक्सप्लोर करना भी बाकी था। इसीलिए इस बार एडवेंचर से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी चुनते हुए हमने रोपवे ले लिया। थैंकफुली रोपवे काउंटर पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और कुछ ही मिनटों में हम धीरे धीरे पहाड़ों में ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले जिस चीज ने ध्यान खींचा वह था एकदम साफ चमकता हुआ नीला आसमान। मंदिर एक खुले हुए परिसर में स्थित है, लेकिन ऑनेस्टली इस जगह को जो सबसे ज्यादा खास बनाते हैं वह है यहाँ से दिखने वाले व्यूज।
दूर दूर तक फैली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और गहरी घाटियां, और चारों तरफ एक ऐसी शांति जहां कुछ मिनटों के लिए इंसान खुद ब खुद धीमा पड़ जाता है। कुछ देर दर्शन किए, उस सुकून को महसूस किया और फिर वापस रोपवे की तरफ चल पड़े। वैसे हमारी किस्मत सच में अच्छी थी। हमें आराम से दर्शन भी हो गए और मौसम ने भी पूरा साथ दिया, क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे थे कि तेज हवा की वजह से रोपवे कभी भी बंद किया जा सकता है। इसीलिए हमने जल्दी जल्दी दर्शन कर लिया और वापस नीचे आ गए। लेकिन वापसी में भी नजरें बाहर की व्यू से हट नहीं रही थीं। नीचे पहुंचकर हम फिर अपनी कैब में बैठ गए। अब तक तो प्लान हमारा बिल्कुल क्लियर था। हम धनौल्टी इको पार्क और कानाताल जंगल सफारी को एक्सप्लोर करने वाले थे और उसके बाद वापस मसूरी साइड जाते। लेकिन तभी अचानक हमने पूरा प्लान ही बदल दिया। और अगर आप भी ट्रैवल करते हैं तो जानते होंगे, सबसे यादगार मेमोरीज अक्सर अनप्लान्ड डिसीजन से ही बनती हैं। और अब हम कानाताल जाने की बजाय उससे भी आगे तेहरी लेक तक जाने वाले थे। पिछले 1.5 दिनों में वैसे तो हमने पहाड़, जंगल, घाटियां और घुमावदार सड़कें तो देखी ही थी। फिर सोचा क्यों ना इंडिया की सबसे बड़ी मैन मेड हाई एल्टीट्यूड लेक भी देख लें। सुरकंदा देवी मंदिर से तेहरी लेक अभी लगभग 40 किलोमीटर दूर थी और एक बार फिर हम निकल पड़े पहाड़ों की खूबसूरत सड़कों पर। रास्ते में छोटे छोटे गांव आए, कुछ लोकल मार्केट, कुछ शांत पहाड़ी कस्बे, और फिर आया चंबा। आसपास की जगहों के मुकाबले चंबा थोड़ा बड़ा, थोड़ा ज्यादा बिजी और काफी लाइवली लगा। सड़क किनारे दुकानें, लोगों की चहल पहल और पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत सा टाउन। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन अभी भी आगे था, इसीलिए बिना रुके हम आगे बढ़ते रहे। अब तक ऑनेस्टली इतने घंटे कैब में बैठने के बाद एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी इम्पेशंस भी शुरू हो चुकी थी। हर मोड़ पर लगता अब बस लेक दिख जाए, लेकिन सामने फिर एक नया पहाड़ आ जाता और फिर एक टर्न और फिर एक वैली, और लेक अब भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन शायद यही इंतजार उस अगले पल को और भी खास बना रहा था, क्योंकि फिर एक मोड़ पार करते ही अचानक सामने नीले रंग का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया और उसी पल समझ आ गया कि इतनी लंबी ड्राइव आखिर वर्थ क्यों थी। पहाड़ों के बीच दूर तक फैला हुआ चमकता नीला पानी, कई घंटों की वाइंडिंग रोड्स, लगातार कार ट्रैवल और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हम तेहरी लेक के सामने खड़े थे। और सच कहूं, यह किसी आम लेक जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। जहां तक नजर जाती बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वैसे तो तेहरी लेक करीब 42 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसे इंडिया की सबसे बड़ी मैनमेड हाई एल्टीट्यूड लेक भी माना जाता है। लेकिन उस मोमेंट पर ऑनेस्टली हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। हम बस उस नज़ारे को महसूस करना चाहते थे। कार से उतरते ही ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आप लोग लकी हो। उन्होंने बताया कि गर्मियों में यहाँ इतनी तेज धूप पड़ती है कि दोपहर में खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से लेक के आसपास पेड़ नहीं हैं, इसीलिए शेड भी लगभग नहीं मिलती। लेकिन शायद मौसम भी उस दिन हमारे साथ था। हाल की बारिशों की वजह से हवा भी ठंडी थी और उस मौसम में लेक का नीला पानी और भी खूबसूरत लग रहा था। कुछ देर तक हम बिना किसी जल्दी के बस वहीं घूमते रहे, कभी पानी को देखते हुए, कभी दूर पहाड़ों को और कभी उन दोनों छोटे शैतानों को जो हर 2 मिनट में लेक के थोड़ा और करीब पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे। वैसे तो यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, लेकिन हमारे दोनों बंदरों को देखकर हमने समझदारी दिखाते हुए वो आइडिया वहीं छोड़ दिया। वैसे भी उस दिन एडवेंचर से ज्यादा मजा उस जगह की शांति को महसूस करने में आ रहा था। शायद इसलिए भी क्योंकि वहाँ भीड़ लगभग नहीं थी, न लाउड म्यूजिक था, न टूरिस्ट रश, बस पहाड़, पानी और एक अलग सा सुकून। काफी देर बाद जब हमें भूख लगी तब हम खाने की तलाश में निकले। यहाँ फैंसी कैफेज या इंस्टाग्राम वर्दी रेस्टोरेंट्स तो नहीं मिले, बस कुछ छोटे छोटे लोकल ईटरीज थे। वैसे भी अब तक हम काफी थक चुके थे, इसीलिए
झील के किनारे गर्मा गर्म मैगी और एक कप चाय के साथ थोड़ा रिफ्रेश हो गए और फिर वापस मसूरी लौटने का फैसला कर लिया। बच्चे तो कार में बैठते ही गहरी नींद में सो गए और मैं खिड़की के बाहर बदलते पहाड़ों को बस चुपचाप देखती रही। वैसे भी मुझे हमेशा लगता है कि पहाड़ों की इन वाइंडिंग रोड्स का एक अलग ही मैजिक होता है। कुछ लोगों को इन्हीं रास्तों में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, वहीं कुछ लोगों के लिए यही सफर मोशन सिकनेस की वजह बन जाता है। और इस ट्रिप में हमारी कार में दोनों तरह के ही लोग मौजूद थे। वापस लौटते वक्त दूर दूर तक फैले पहाड़, बीच बीच में दिखते छोटे छोटे कस्बे और हर मोड़ पर बदलते नजारे, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते हम वापस मसूरी पहुंचने लगे। तब तक पहाड़ों पर शाम उतर चुकी थी। अब ऑनेस्टली चाहे ऑफबीट प्लेसेस कितनी भी पीसफुल क्यों ना हो, मसूरी मॉल रोड की एक इवनिंग तो बनती ही है। तो हमने भी सोचा इस खूबसूरत दिन का अंत मॉल रोड पर एक आरामदायक वॉक के साथ करेंगे। लेकिन पहाड़ों के अपने ही प्लान्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम मॉल रोड पहुंचे जोरदार बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज कि कुछ मिनटों के लिए हमें बस किसी छत के नीचे खड़े होकर उसके रुकने का इंतजार करना पड़ा। अब आज की हमारी स्टोरी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन थैंकफुली बारिश थोड़ी देर बाद रुक गई। हालांकि तब तक टेम्परेचर काफी नीचे गिर चुका था, कपड़े भी हल्के गीले हो चुके थे, हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी लग रही थी। उस मोमेंट पर वापस स्टे लौट जाना भी एक टेम्पटिंग ऑप्शन था, लेकिन फिर सोचा मसूरी आए हैं, मॉल रोड तक पहुंचे हैं, तो अब थोड़ी सी ठंड से हार कैसे मान लें। इसीलिए हम फिर उन गलियों में निकल पड़े। नैरो स्ट्रीट्स में चमकती येलो लाइट्स, फ्रेश बेकरी शॉप से आती खुशबू, सुवेनियर शॉप्स और बारिश के बाद चमकती सड़कें, पूरा माहौल किसी हिल स्टेशन मूवी सीन की तरह लग रहा था। काफी देर तक बस यूं ही चलते रहे, बिना किसी डेस्टिनेशन के, बिना किसी हरी के। और शायद यही उस शाम की सबसे खूबसूरत बात थी। दिन भर की इतनी लंबी यात्रा के बाद बस एक अच्छे से डिनर की कमी थी, इसीलिए हम एक कोजी से रेस्टोरेंट में जा बैठे। बस इसी के साथ मसूरी में हमारी इस यादगार दिन का एक खूबसूरत सा अंत हो गया। और देखते ही देखते मसूरी की आखिरी सुबह भी आ गई। सच कहूं तो इस ब्यूटीफुल कॉटेज को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो ठंडी हवा, सुबह बालकनी से दिखते माउंटेन्स और बिना किसी जल्दबाजी के शुरू होने वाले दिन। लेकिन हर ट्रिप की तरह इस सफर को भी आखिरकार अलविदा कहना था। हालांकि देहरादून वापस निकलने से पहले हमारी लिस्ट में अभी एक आखिरी जगह बाकी थी। आखिरी दिन के लिए हमने चुना लैंडौर, मसूरी से कुछ ही किलोमीटर दूर, लेकिन वाइब पूरी तरह अलग। हमारा पहला स्टॉप था लाल टिब्बा, मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट। इसके बारे में मैंने काफी सुना था। कहा जाता है कि साफ मौसम में वहां लगी बाइनाकुलर्स से हिमालय की कई ऊंची चोटियां देखी जा सकती हैं। लेकिन सच कहूं तो मेरा एक्सपीरियंस उतना खास नहीं रहा। ऊपर व्यू पॉइंट पर जाने के लिए 50 रुपए पर पर्सन का टिकट लेना होता है, लेकिन वहां रखे बाइनाकुलर्स ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमें लगा कि ऊपर जाने का पूरा पैसा वेस्ट हो गया। अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बार बाइनाकुलर की कंडीशन पहले पूछ लीजिए, और अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ऊपर आने के लिए 50 रुपए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। खैर, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुके और लाल टिब्बा से निकलकर लैंडौर की गलियों में आगे बढ़ गए। रास्ते में हमें दिखे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पुराने कॉलोनियल हाउसेस, शांत सड़कें। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ समय बाकी दुनिया के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। तब तक भूख भी काफी लग चुकी थी, इसीलिए हमने सोचा कि चलते हैं फेमस लैंडौर बेक हाउस। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि टेबल के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता, और सच कहूँ अब हमारे पास इंतजार करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं थी। इसीलिए हमने प्लान बदल दिया और पास में ही मौजूद ईट एट सिस्टर्स कैफे पहुंच गए। भूख इतनी जोरों की लगी थी
कि मेनू देखकर थोड़ा ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया। पिज्जा, पास्ता, फिश फिंगर्स, फ्रेंच फ्राइज, कॉफी, मिल्क शेक, सब कुछ। लंबी वॉक के बाद उस वक्त हर चीज काफी स्वादिष्ट लग रही थी। पेट भरने के बाद अब बारी थी लैंडोर्ड की सबसे फेमस जगहों में से एक, चार दुकान की। और यहाँ की सबसे फनी बात यह है कि चार दुकान में सच में सिर्फ 4 ही छोटी दुकानें हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो लैंडोर्ड की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी कैफेज या कॉलोनियल हाउसेस में नहीं है, बल्कि उसकी स्लो माउंटेन वाइब्स में है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ भागते फिरे। यह ऐसी जगह है जहां आप थोड़ी देर धीमे हो जाते हो, थोड़ा चलते हो, थोड़ी देर बैठते हो, एक कप चाय पीते हो और कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी को थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड महसूस करते हो। अगर आपका मकसद सिर्फ साइट सीइंग की चेकलिस्ट पूरी करना है तो शायद लैंडोर्ड आपको उतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पहाड़ों को महसूस करना चाहते हैं तो शायद आपको इस जगह से प्यार हो जाए। कुछ देर और वहां बिताने के बाद आखिरकार वापस लौटने का वक्त आ गया। तो चार दुकान से ही हमने अपनी कैब ले ली और देहरादून की तरफ निकल पड़े, जहां एक और खूबसूरत सा होम स्टे हमारा इंतजार कर रहा था। उस रात हमने बस एक सिंपल होममेड डिनर बनाया, एक छोटी सी इंडोर पिकनिक की, बहुत सारी रैंडम बातें की और बिना किसी जल्दी के उस दिन को खत्म होने दिया। और शायद यही इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत बात थी। हम मसूरी आए तो थे साइट सीइंग करने, लेकिन वापस अपने साथ व्यू से कहीं ज्यादा मेमोरीज लेकर जा रहे थे। कुछ शांत सुबह, कुछ लंबी माउंटेन रोड्स की यादें, एक कप चाय के साथ बिताए पल और बहुत सारी गपशप। यही यादें किसी भी ट्रिप को खास बनाती हैं। और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत मसूरी जर्नी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारे साथ यह सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बताइए कि इस पूरी ट्रिप में आपकी फेवरेट जगह कौन सी रही। हम फिर मिलेंगे किसी और रास्ते पर, किसी नई मंजिल के साथ और एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।